हेलो फ्रेंड्स, अभिज्ञान क्लासेस के लेक्चर नंबर 2 में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। चलिए हम आगे प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 11, हिंदी साहित्य में मिस्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। इसमें कौन कौन सम्मिलित हैं मिस्र बंधुओं में? तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। इसके अंतर्गत आपके गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। हिंदी साहित्य जगत में मिस्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। यह प्रश्न बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये प्रश्न मैंने पर्सनली बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में देखा है। चलिए आगे चलते हैं। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में हुआ तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। मिस्र बंधु विनोद में 4591 कवियों यानी कि लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। इसमें उसका वर्णन किया गया है। मिस्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? तो मिस्र बंधु ने रीतिकाल को आपका अलंकृत काल नाम दिया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। मिस्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसे रीतिकाल नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल की संज्ञा प्रदान की है। सामान्य रूप से 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक रीतिकाल की अवधि मानी जाती है। प्रश्न नंबर 13, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम आपके राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए कुछ डिटेल देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण इस प्रकार किया गया है। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 14, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास यह डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की रचना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा उनके रचनाकारों को देख लेते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जिसका प्रकाशन 1986 ईस्वी में हुआ, इसके लेखक हैं आपके डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, इसका प्रकाशन आपका 1987 में हुआ। इसके लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। हिंदी भाषा का विकास का प्रकाशन 1924 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973, इसका प्रकाशन, इसके लेखक हैं आपका डॉक्टर नगेंद्र। साहित्य का इतिहास दर्शन, ये इसके लेखक आपके डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1930 है, इसके लेखक है सूर्यकांत शास्त्री जी। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934, इसके लेखक हैं आपके कृष्ण शंकर शुक्ल। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939, इसके लेखक हैं डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1986 ईस्वी, डॉक्टर बचन सिंह। राजस्थानी भाषा और साहित्य, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया।
हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसके लेखक हैं आपके डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, जो कि जिसका प्रकाशन वर्ष है 2003, इसके लेखक हैं सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, ये नीलाभ के द्वारा लिखा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? यहाँ पर प्रथम भाग का शीर्षक है आपका हिंदी साहित्य की पीठिका। चलिए डिटेल देख लेते हैं। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका है। नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशन क्षेत्र में पूर्ण की गई सबसे 3 बड़ी परियोजनाओं में हिंदी शब्द सागर और हिंदी विश्वकोश के साथ हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास प्रस्तुत करने की परियोजना भी थी, जिसे सभा ने सन 1953 ईस्वी में स्वीकार किया। इसके प्रारंभिक एवं अंतिम दोनों खंड, पहला, दूसरा, 15वां एवं 16वां, साहित्य इतिहास से संबंधित विषयों पर केंद्रित है एवं बीच में कुल 12 खंडों, तीसरे से 14वें में प्रत्यक्ष हिंदी साहित्य का इतिहास निबद्ध है। इसके प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका तथा द्वितीय भाग का शीर्षक हिंदी भाषा का विकास है। चलिए प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। इसमें आपको असंगत विकल्प को चुनना है। यहाँ पर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये डॉक्टर बचन सिंह के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, बाबू श्याम सुंदर दास, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आपका लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा लिखा गया है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये आपका राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो अब देख लेते हैं आगे इसकी डिटेल। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जिसका प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ, इस कृति के लेखक नंद दुलारी वाजपेयी जी हैं। नंद दुलारी वाजपेयी जी की जो अन्य प्रमुख कृतियां हैं, आइए उन्हें देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद 1940, आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, रस सिद्धांत 1977, नया साहित्य नए प्रश्न 1955, रीति और शैली 1979। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णीत नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यहाँ यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णीत नहीं हो सकता है, बल्कि उस काल की प्रमुख प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। एक्सक्यूज मी। चलिए आगे देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती है, वह एक अलग काल माना गया है और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। आगे, काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना को आधार बनाकर ही करना चाहिए। युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार करना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। इसके अंतर्गत यहाँ पूछा गया है कि कौन सा विवरण सही नहीं है। तो गारसा द तासी ने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रम अनुसार प्रस्तुत किया है। तो ये पहला ही कथन यहाँ पर विवरण ये सही नहीं है। तो यही हमारा उत्तर हो जाता है। आगे देख लेते हैं।
शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल सही है। आगे, जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। यह भी सही है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को कालक्रम अनुसार वर्गीकृत किया है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि कालक्रम अनुसार जो वर्गीकरण किया गया है वो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा ही किया गया है। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। गारसा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रम अनुसार प्रस्तुत किया है। ये विवरण गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दालाल लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी के संबंध में सही नहीं है। गारसा द तासी ने के ग्रंथ में उर्दू, हिंदी अथवा हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसका पहला संस्करण 2 भागों में 1839 तथा 1847 ईस्वी में वर्णानुक्रम पद्धति में प्रकाशित हुआ है। शिव सिंह सेंगर के द्वारा रचित 1883 में प्रकाशित पुस्तक शिव सिंह सरोज में लगभग 838 लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति हमारी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा कही गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिस्र बंधुओं के मिस्र बंधु विनोद में पाया जाता है। यह कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह तथा मिस्र बंधुओं यानी कि इसके अंतर्गत आपके आ जाते हैं श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। प्रश्न नंबर 20, मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो इसके अंतर्गत हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया है। यह बिल्कुल सही है। इससे आगे इसके प्रथम 3 भाग 1970 विक्रम संवत में और चतुर्थ भाग संवत 1900 विक्रम संवत 1991 में प्रकाशित हुए। यह भी सही है। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। यह भी सही है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प नंबर 4 है, इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। यह गलत है। मिस्र बंधु विनोद में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी की रचना है। मिस्र बंधु विनोद के विषय में उपयुक्त कथन सही नहीं है, क्योंकि मिस्र बंधु विनोद में 3000 कवियों का नहीं अपितु 5000 के लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन संवत 1970 और चतुर्थ भाग का प्रकाशन संवत 1991 में हुआ है। अगर सन देखा जाए संवत 1970 अर्थात 1913 ईस्वी में और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1991 संवत अर्थात सन 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आपको मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइए और इसे आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि सारी की सारी वीडियोज़ आपको समय पर मिलती रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।